राजवीर चंद्रवंशी ने समझाया, हम नहीं जानते। लेकिन पिछले साल एक भटकता हुआ दाववादी यहाँ से गुजरा, सड़क पर मेरे सबसे बड़े भाई से मिला और कहा कि वह अपने 27वें वर्ष में एक आपदा का सामना करेगा। वह इस साल है। प्रताप चंद्रवंशी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप एक सड़क के ढोंगी की बकवास को गंभीरता से क्यों लेते हैं? मैंने एक ईमानदार जीवन जिया है और किसी भी बुरी आत्माओं या विधर्मियों से नहीं डरता। काव्या शुरू में अपने भाग्य की गणना करने के लिए उसके जन्म का विवरण मांगना चाहती थी, लेकिन उसे इस तरह से बोलते हुए सुनकर उसने इस विचार को छोड़ दिया। इस नगरी भगवान चंद्रवंशी ने एक अच्छी बात कही है। यहाँ तक कि अटकल कौशल के उच्चतम स्तर के साथ भी कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता था, चर के लिए हमेशा जगह थी। ऐसा कहा जाता है कि यह आदिऋषि द्वारा छोड़ी गई आशा की किरण थी जब उन्होंने पहली बार त्रिग्राम बनाए थे। चूंकि चंद्रवंशी भाई बहनों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था, काव्या ने एक पल के लिए सोचा और कहा, कृपया मेरे लिए कुछ लाल धागा लाओ। एक नौकरानी जल्दी से एक ट्रे लेकर अंदर आई। मकर सिंह, यह जानते हुए कि काव्या क्या करना चाहती है, ट्रे की ओर पहुंचा और मंडप में प्रवेश करने के बाद अपने पहले शब्द बोले, मुझे यह करने दो। काव्या ने सोचा कि यह ठीक है, आखिरकार मकर की खेती का स्तर उससे अधिक था। मकर सिंह ने अपनी उंगलियों के बीच धागा लिया, अपनी टकटकी नीची कर ली और धीरे से एक मंत्र का जाप किया। शांत कमरे में नाजुक बड़बड़ाहट गूंज उठी। ईशानी चंद्रवंशी ने अपनी सांस रोक ली, रहस्यमय फुसफुसाहट सुनकर उसका मन क्षण भर के लिए चकित हो गया। मंत्र पूरा करने के बाद मकर सिंह ने धागे को वापस ट्रे पर रख दिया और नौकरानी उसे प्रताप चंद्रवंशी के सामने ले आई। मकर सिंह ने कहा, इस धागे को अपनी कलाई के चारों ओर बांधो। साधारण राक्षस आपके पास नहीं आ पाएंगे। यदि आप पर एक शक्तिशाली दानव द्वारा हमला किया जाता है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। प्रताप चंद्रवंशी ने सिर हिलाया, धन्यवाद। उस मामले के सुलझने के बाद काव्या ने एक और मुद्दा उठाया। आपके परिवार के मंदिर में पूर्वी तरफ के हॉल के मंदिर में बैठी आकृति कौन है? मैंने ऐसी मूर्ति पहले कभी नहीं देखी। प्रताप चंद्रवंशी ने उत्तर दिया, यह हमारे चंद्रवंशी परिवार द्वारा पूजे जाने वाले एक घरेलू देवता हैं। उनकी उत्पत्ति रहस्यमय है और समय के साथ खो गई है। मैं केवल इतना जानता हूं कि उन्हें मोहाचार्य कहा जाता है। काव्या ने मन ही मन सोचा कि यह पहली बार था जब उसने इस तरह के मादक दाववादी शीर्षक का सामना किया था। उसका कोई चेहरा क्यों नहीं है? उसने पूछा। तीनों भाई बहनों ने घबराहट में सिर हिलाया। काव्या और मकर सिंह ने एक नजर डाली लेकिन और कुछ नहीं कहा। अगली सुबह रोशनी और आर्या सुमेधा के जागने के बाद उन चारों ने एक साथ नाश्ता किया और काव्या ने उन्हें पिछली रात की घटनाओं के बारे में बताया। रोशनी ने चपरासी के फूल के आकार का एक उबला हुआ बन पकड़ा था जो परतदार पंखुड़ियों को एक एक करके खाने के लिए फाड़ रहा था और कह रहा था, किस तरह का व्यक्ति खुद को सिटी टॉपलिंग वन की उपाधि देगा? जब मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं खुद को स्वर्गीय परी कहूंगा। आर्य सुमेधा ने हंसते हुए कहा, फिर जब मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं खुद को हैंडसम मैन कहूंगा। काव्या, आप कौन सा दाववादी नाम चुनेंगे? मैंने फैसला नहीं किया है। काव्या ने अपना सिर हिलाया, फिर मकर सिंह की ओर मुस्कुराया और उससे पूछा, मकर, क्या आपके पास एक दाववादी नाम है? दाववादी नाम आमतौर पर आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद चुने जाते थे और कुछ लोगों ने संतुष्ट नहीं होने पर अपना नाम भी बदल लिया। काव्या का मानना था कि मकर सिंह के साधना स्तर के साथ उसे ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने कोई नाम चुना है या नहीं। मकर सिंह ने उसकी मुस्कुराती आंखों को देखा और शरारत महसूस की। उसने वास्तव में अभी तक दाववादी नाम नहीं चुना था, इसलिए उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया। काव्या, मैं तुम्हें एक दाववादी नाम देता हूं, क्या मैं? हम? अब से आपको कहा जाएगा सुगंधित युवा मास्टर। हाँ, आर्य सुमेधा और रोशनी अपने चपरासी बंस को पकड़े हुए हंसी से दहाड़ उठी। मकर सिंह की भौं पर एक मांसपेशी फड़क गई क्योंकि उसने अपनी तलवार खींचने के लिए एक गति की। तुम दुष्ट, मेरे ब्लेड का स्वाद चखो। काव्या ने खिलखिलाया और उसकी बाह पर दबा दिया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे कुछ गंभीर चर्चा करनी है।
मकर सिंह ने उसकी बाह पर उसका हाथ देखा और कहा, बोलो। फेसलेस घरेलू देवता, यह आपको क्या याद दिलाता है? रोशनी ने ओस्मांथस शहद के स्वाद वाले चावल के दलिया का एक कटोरा हिलाया और जवाब दिया, मैं केवल निराकारता के मार्ग के बारे में सोच सकती हूं। मकर सिंह ने सिर हिलाया। यह मेरा पहला विचार भी था। काव्या का भी ऐसा ही था। आर्य सुमेधा उन्हें नजरों का आदान प्रदान करते हुए और पहेलियों में बोलते हुए सिर हिलाते हुए देखकर अधीर हो गई। निराकारता का मार्ग क्या है? मुझे जल्दी बताओ। रोशनी ने उसे समझाया। निराकारता के मार्ग ने परिवर्तनशीलता की खेती की। जिन लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया वे दूसरों के रूप में बदल सकते हैं। उनकी खेती जितनी अधिक होगी वे उतने ही अधिक रूप ले सकते हैं। एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर वे न केवल अन्य लोगों में बल्कि पक्षियों और जानवरों में भी बदल सकते हैं। यह कहा जाता था कि अमरता पर चढ़ने के बाद निराकारता के मार्ग के अभ्यासी और भी अधिक प्रोटीन बन गए। वे सोने और चांदी के बर्तन, पौधों और चट्टानों, सभी प्रकार की चीजों में बदल सकते थे, यहां तक कि एक सफेद बादल या कोमल हवा भी बन सकते थे। 1000 परिवर्तन और 10,000 परिवर्तन, सभी रूप निराकार हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम निराकारता का मार्ग है। वर्तमान में देवर्य में निराकारता के मार्ग का सबसे प्रसिद्ध अभ्यासी सूर्यपुष्प संप्रदाय की नेता प्रियंका की पत्नी है, जिसका दाववादी नाम थाउजेंड मैकेनिज्म इमोर्टल है। वह मकर की मां है। आर्या सुमेधा ने मकर सिंह की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, सच में? क्या तुम्हारी मां मेरे जैसा दिखने के लिए बदल सकती है? मकर सिंह ने सकारात्मक आवाज दी और कहा, बस उपस्थिति वही है। यह अभी भी आश्चर्यजनक है। शायद वह इस मोहाचार्य को जानती है। मकर सिंह ने अपने होठों को एक साथ दबाया लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। फिर आज चंद्रवंशी भाई बहन काव्या के समूह को बाहरी इलाके में एक विला में ले गए। इसके उत्तम मंडपों, टावरों, पुलों और बहते पानी के अलावा इस विला की सबसे विशिष्ट विशेषता इसके कई ओस्मांथस पेड़ थे, जिनमें से प्रत्येक 200 से 300 साल पुराना था, एक शानदार दृश्य। इसलिए विला को ओस्मांथस गार्डन कहा जाता था। इस मौसम में शरद ऋतु की हवा ने प्राचीन ओस्मांथस पेड़ों की खुशबू को ले लिया, जिससे पूरे बगीचे में एक समृद्ध सुगंध भर गई। चंद्रवंशी भाई बहनों ने परिचित दोस्तों को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और बगीचे में केकड़े की दावत की व्यवस्था की थी। प्रत्येक केकड़े का वजन 6 से 7 औंस था, जो पहले से मैरिनेट किए गए नशे में केकड़ों के साथ गर्म और चमकदार लाल रंग की सेवा करता था। काव्या को केकड़ा खाने की परेशानी नापसंद थी। उसने स्वीकार किया कि पैर का मांस स्वादिष्ट था, लेकिन इसे निकालना बहुत अधिक प्रयास था। रोशनी ने केकड़े के रो और लेग मीट से भरा एक खोल तैयार किया, मुस्कुराते हुए उसे सौंपा। बड़ी बहन, यह आपके लिए है। आर्य सुमेधा ने अपनी तैयारी की पेशकश करते हुए कहा, काव्या, मेरा खाओ। मकर सिंह चुप रहे, बस अपने तैयार केकड़े के रोए और मांस को काव्य के सामने रख दिया। तभी ईशानी चंद्रवंशी एक केकड़े के खोल के साथ दौड़ती हुई, उसके हल्के पीले रंग की सैश पर कढ़ाई की गई थी, जिसमें ओस्मांथस के फूल लहरा रहे थे। वह फूल की तरह मुस्कुराते हुए दौड़ी, गर्व से घोषणा की, बहन काव्या, मैंने यह आपके लिए तैयार किया है। काव्या ने अपने सामने तैयार केकड़े के मांस और रो के 4 हिस्सों को देखा, फिर निगलते हुए 4 चेहरों पर नजर डाली। किसी कारण से माहौल कुछ तनावपूर्ण महसूस हुआ। आर्य सुमेधा को उम्मीद नहीं थी कि चापलूस होना इतना प्रतिस्पर्धी होगा, जिसने उनकी प्रतिस्पर्धी भावना को जगाया। उसने काव्या की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा और पूछा, तुम कौन सा खाएंगे? बाकी तीनों भी चुपचाप काव्या को देखते रहे। मैं उन सभी को खा लूंगा। मैं जितने हैं उतने खा सकती हूं, काव्या ने पूरी तरह से सही जवाब दिया। यह देखकर राजवीर चंद्रवंशी ने मुस्कुराते हुए सलाह दी, केकड़े स्वभाव से बेहद ठंडे होते हैं। महिलाओं को बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। काव्या हंसी, मेरी यांग आग तेज है, मुझे ठंडे खाद्य पदार्थों से डर नहीं लगता। उसने सभी तैयार केकड़े को एक बड़ी प्लेट में इकट्ठा किया और धीरे धीरे खाने के इरादे से एक कप शराब डाली। अप्रत्याशित रूप से रोशनी ने अचानक पूछा, आप पहले कौन सा खाओगे? इस सवाल के साथ दूसरों की निगाहें फिर से उसकी ओर मुड़ गईं। काव्या, अच्छी छोटी बहन,
आप वास्तव में चीजों को कठिन बना रहे हैं। उनकी चौकस निगाहों के नीचे काव्या मेज पर चावल का एक बड़ा कटोरा के लिए पहुंची, उसमें सभी केकड़े रो और मांस को फेंक दिया, इसे चावल के साथ अच्छी तरह मिलाया और मुस्कुराया, बेशक मैं उन सभी को एक साथ खाऊंगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं वाकई बहुत चालाक हूं। भोज के आधे रास्ते में मकर सिंह तालाब के किनारे खड़ा था और दूर की पहाड़ी की तलहटी में घास पर चरते हुए छोटे हिरणों को देख रहा था। राजवीर चंद्रवंशी ने पास आकर कहा, मकर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोनों एक गलियारे के पीछे चले गए और एक ओस्मांथस पेड़ के नीचे खड़े हो गए। राजवीर चंद्रवंशी ने मकर सिंह के साथ सुखद बातचीत की, उनके गृहनगर के बारे में पूछा, फिर उनके माता पिता और परिवार के बारे में पूछा। मकर सिंह बातूनी नहीं थे, आमतौर पर राजवीर चंद्रवंशी पूछते थे और उन्होंने जवाब दिया। कुछ देर तक अजीब सी बातचीत के बाद राजवीर चंद्रवंशी ने अचानक पूछा, मकर, क्या तुम्हारे पास कोई है जिसकी तुम परवाह करते हो? मकर सिंह एक पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आपके दिल में कोई नहीं है तो आप मेरी छोटी बहन के बारे में क्या सोचते हैं? हालांकि वह कुछ हद तक बिगड़ैल है, लेकिन वह मासूम, दयालु और जीवंत है। एक शांत, एक सक्रिय, आप दोनों एक अच्छा मैच बनाएंगे। मकर सिंह ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उसकी नजर में ईशानी चंद्रवंशी सिर्फ एक उग्र युवा लड़की थी, वे एक अच्छा मैच कैसे हो सकते हैं? राजवीर चंद्रवंशी ने अपनी भौहें चढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मैं और मेरे सबसे बड़े भाई अपनी बहन की शादी को लेकर चिंतित रहे हैं। हमने पिछले 2 वर्षों में कई परिवारों को देखा है, लेकिन वह उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करती थी और बहुत दूर शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने देखा है कि वह आप पर अच्छा प्रभाव डालती है। अगर तुमने उससे शादी की तो तुम रतनपुरी शहर में रह सकते हो। हमारा चंद्रवंशी परिवार निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा और स्वाभाविक रूप से यह आपकी खेती को प्रभावित नहीं करेगा। आप चाहें तो सूर्य पर्वत पर भी लौट सकते हैं, बस हर साल 2 या 3 महीने रहने के लिए वापस आ जाएं। क्यों न इन दिनों को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने में बिताया जाए? भाग्य एक जिज्ञासु चीज है। मकर सिंह ने धैर्यपूर्वक अंत तक सुना, फिर अपना सिर हिलाया। मैं दांव की तलाश करने के लिए समर्पित हूं और ऐसे मामलों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको अपनी बहन के लिए एक और अच्छा साथी ढूंढना चाहिए। राजवीर चंद्रवंशी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतने सीधे मना कर देंगे, खासकर जब से उनकी नज़र में उनकी बहन वास्तव में एक चतुर और प्यारी युवा महिला थी, जिसकी आकर्षक विशेषताएं थीं। उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं जोर नहीं दूंगा। क्या आपको इन दिनों एक साथ समय बिताने के बाद अपना मन बदलना चाहिए? मुझे बताना सुनिश्चित करें। मेरा मन नहीं बदलेगा। राजवीर चंद्रवंशी के जाने के बाद मकर सिंह ने अपने पीछे की जगह से कहा, बाहर आओ। गलियारे के पीछे से उग्र लाल रंग की एक आकृति उभरी। काव्या अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर धीरे धीरे उसके सामने चलती थी। हवा ने ओस्मांथस को बिखेर दिया और शरद ऋतु सुनहरे टुकड़ों में बदल गई जो उसके कंधों पर बस गए। वह मुस्कुराई, मुझे क्षमा करें, मेरा मतलब छिपकर सुनना नहीं था। मकर सिंह ने एक सकारात्मक आवाज निकाली, लेकिन काव्या ने जो सामग्री सुनी थी उसके बारे में सोचकर उसे असहज महसूस हुआ। काव्या ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। उसने अपनी बाहों को मोड़ लिया, जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, अपना सिर थोड़ा झुका लिया और मुस्कुराते हुए कहा, वे बहुत ईमानदार थे, उनके प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं करते? ईशानी चतुर और मनमोहक है। रतनपुरी शहर का दामाद बनना काफी प्रतिष्ठित होगा। मुझे लगता है कि यह शादी बहुत अच्छी होगी। टीएसके। अपनी आजीवन प्रतिबद्धता पर चर्चा करते समय उसके चिढ़ाने वाले लहजे ने अचानक उसे क्रोधित कर दिया। क्रोध के साथ मिश्रित शिकायत, खट्टा और कसैला का संकेत था, जैसे कच्चा हरा कीनू खाना। भावनाएं लहरों में उसके सिर पर चढ़ गईं और मकर सिंह ने अचानक एक ठंडी हंसी देते हुए कहा, यदि आप उनके धन और स्थिति के प्रति आकर्षित हैं तो आपको रहना चाहिए। मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। काव्या क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। यह पहली बार था जब उसने उसे गुस्से में देखा था। मानो कुछ नया देख रही हो, उसने अपना सिर झुका लिया और उसके चेहरे को देखा। क्या आप गुस्से में हैं?
मकर सिंह ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, न तो उसकी ओर देखा और न ही बोल रहा था। उसका जबड़ा इतनी कसकर जकड़ गया था कि उसके मुंह के कोनों की मांसपेशियां थोड़ी उभरी हुई थीं। काव्या को अचानक लगा कि यह व्यक्ति और अधिक एनिमेटेड हो गया है। वह आमतौर पर इतना आरक्षित और नियंत्रित होता था, यहाँ तक कि उसकी मुस्कान में भी अलगाव के निशान थे, जैसे कि एक जीवित व्यक्ति के बजाय एक पेंटिंग में अमर। जब आप गुस्सा करते हैं, काव्या मुस्कुराई, आप अधिक मानवीय लगते हैं। वह शुरू में अधिक जीवित कहना चाहती थी, लेकिन इस डर से कि वह अप्रिय यादों को छू सकती है, उसने जीवित शब्द निगल लिया। हालांकि ये शब्द मकर सिंह को विशेष रूप से व्यंग्यात्मक लगे। यह क्या तर्क था? वह पहले इंसान कैसे नहीं था? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं पहले कुत्ते की तरह दिखता था? इतना कहकर वह भड़क उठा। काव्या ने उसके पीछे हटते हुए फिगर को देखा और अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। उसे क्या करना चाहिए? वह अब और भी गुस्से में लग रहा था। वह उसे कैसे सांत्वना दे सकती थी? मकर सिंह उदास चेहरे के साथ तेजी से चल रहा था और कोई विशेष मंजिल नहीं थी। जब वह चल रहा था, तो उसने अचानक लोगों को आगे बोलते हुए सुना। अनार के पेड़ के पास राजवीर चंद्रवंशी और ईशानी चंद्रवंशी खड़े थे। पेड़ अनार से लदा हुआ था, शाखाओं का वजन कम कर रहा था, आग के लाल फल पीने से उनके थोड़े से लाल चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रहे थे। राजवीर चंद्रवंशी ईशानी चंद्रवंशी को मकर सिंह की स्थिति के बारे में बता रहे थे, और खत्म करने के बाद उन्होंने अफसोस की सांस ली। ईशानी चंद्रवंशी ने अपने होठों को शुद्ध किया और ओह के साथ जवाब दिया। वह स्वाभाविक रूप से खुश नहीं थी कि कोई उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन वह केवल क्रोधित महसूस करती थी। मकर सिंह वास्तव में बहुत सुंदर था, लेकिन उसने मुश्किल से कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था और एक दूसरे से परिचित नहीं थे। एक दूसरे को समझना तो दूर की बात है। वह एक सुंदर आदमी के लिए हताश नहीं होगी, वह कुछ प्यार से प्रभावित पागलपन से पीड़ित नहीं थी। ईशानी चंद्रवंशी ने कहा, अगर वह मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे उसे होना चाहिए। दुनिया में नदी में मछलियों से ज्यादा आदमी हैं। इसके बाद राजवीर चंद्रवंशी ने पूछा, आप आर्य के बारे में क्या सोचते हैं? वह राजधानी से है, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह शादी के बाद रतनपुरी शहर में रहने के लिए तैयार होगा या नहीं। उसे वह नहीं करेगा, ईशानी चंद्रवंशी ने बिना सोचे समझे खारिज कर दिया। क्यों नहीं? मुझे लगता है कि वह प्रतिभाशाली है, अच्छा बोलता है, और आपके लिए एक अच्छा मैच होगा। ईशानी चंद्रवंशी ने प्रदर्शन करने के लिए अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, वह इतनी बड़ी तलवार लेकर प्रदर्शन करता है, जो दर्शाता है कि उसके पास जबरदस्त ताकत है। अगर मैंने उससे शादी की, तो मैं निश्चित रूप से उसे लड़ाई में नहीं हरा सकता। राजवीर चंद्रवंशी हंसने और रोने के बीच फटा हुआ था। मेरी प्यारी बहन, जो अपने जीवन साथी से लड़ने के इरादे से शादी करती है? वैसे भी वह नहीं करेगा, ईशानी चंद्रवंशी ने जारी रखा। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। राज भाई, आप सिस्टर काव्या के बारे में क्या सोचते हैं? ईशानी चंद्रवंशी ने एक बार ताली बजाई। अगर आपने सिस्टर काव्या से शादी की होती, तो क्या मुझे उन्हें हर दिन देखने को नहीं मिलता? छोटी बहन, बकवास मत करो। हालांकि वह एक कृषक है, फिर भी वह एक महिला है। हमें उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, राज भाई, आप उसे पसंद करते हैं या नहीं? मैं जैसे ही राजवीर चंद्रवंशी बोलने ही वाले थे, अचानक उनकी नजर मकर सिंह पर पड़ी। मकर सिंह एक कठोर चेहरे और बड़े कदमों के साथ पहुंचे। राजवीर चंद्रवंशी हैरान हो गए। अभी पहले जब वे अलग हुए थे, तो वह ठीक थे, लेकिन अब उनकी अभिव्यक्ति भयानक थी। भाई बहनों ने सोचा कि मकर सिंह को कुछ कहना है, या कम से कम उनका अभिवादन करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने सीधे आगे देखा, भाई बहनों की ओर भी नहीं देखा, जैसे कि वह उन्हें नहीं जानता था। भाई बहनों की निगाहें उसका पीछा कर रही थीं, क्योंकि वे उसे चुपचाप चलते हुए देख रहे थे, जैसे कि वह केवल वहां से गुजर रहा हो। जब वह राजवीर चंद्रवंशी के पास चले गए, तो राजवीर चंद्रवंशी उन्हें पुकारे बिना नहीं रह सके। मकर सिंह ने अचानक अपना हाथ उठाया, जिससे राजवीर चंद्रवंशी चौंक गए।
जिन्होंने सोचा कि मकर उन्हें मारने जा रहा है। लेकिन मकर सिंह ने केवल राजवीर चंद्रवंशी के बगल में अनार के पेड़ के तने को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। ट्रंक एक कटोरे से थोड़ा मोटा था और मकर सिंह का हाथ लगभग 2/3 को पकड़ते हुए इसके चारों ओर पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता था। भाई बहन उसे घूरते रहे, हतप्रभ होकर। मकर सिंह ने एक हाथ से तने को पकड़ लिया और पेड़ पर लगे फल ऐसे हिलने लगे मानो डर गए हों। फिर अनार के पेड़ की जड़ें उठने लगते ही मिट्टी हिलने की सरसराहट की आवाज आई। फिर पेड़ों की जड़ों को जबरन फाड़ने की आवाज आई। इस प्रकार एक कटोरे से भी मोटा अनार का पेड़ उसके एक हाथ से उखाड़ दिया गया। चंद्रवंशी भाई बहन सदमे और अविश्वास से देखते रहे। पेड़ को उखाड़ने के बाद मकर सिंह ने भावहीन होकर उसे एक हाथ से पकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर वह चला गया। राजवीर चंद्रवंशी और ईशानी चंद्रवंशी दोनों ही इतने डरे हुए थे कि उनके कंधे कांपने लगे। ईशानी चंद्रवंशी ने चौड़ी आंखों के साथ जमीन पर टूटे हुए अनार के पेड़ को देखा, फिर मकर सिंह की पीछे हटती आकृति को देखा और अपने भाई से स्वप्निल स्वर में कहा, क्या वह सिर में बीमार है? काव्या को थोड़ा पछतावा हुआ। अगर वह जानती थी कि मकर सिंह को इस तरह के चुटकुले पसंद नहीं हैं, तो वह निश्चित रूप से उन्हें नहीं बनाती। अब वह गुस्से में था और भाग गया था और वह नहीं जानती थी कि उसे सांत्वना कैसे शुरू की जाए। अगर रोशनी होती तो उसे कुछ अच्छा खाना या खिलौने देने से वह मुस्कुरा जाती, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मकर सिंह को क्या पसंद है। ईशानी चंद्रवंशी दौड़कर आई और उसे बताया कि मकर सिंह अचानक पागल हो गया है, एक पेड़ को उखाड़ दिया और भाग गया। काव्या चौंक गई, वह पेड़ लेकर भाग गया। उसने दृश्य की कल्पना की और उसे यह थोड़ा डरावना लगा। नहीं, उसने पेड़ को नीचे फेंक दिया और अनार पूरे जमीन पर टूट गए। काव्या ने राहत की सांस ली। अच्छा, वह इतना पागल नहीं था। शाम होने तक मकर सिंह फिर से प्रकट नहीं हुए। तब तक सूरज पश्चिम में डूब रहा था, बाज के नीचे छाया डाल रहा था। काव्या छाया में खड़ी थी, दूर से पानी के पास नरकट को देख रही थी। सफेद नरकट के बड़े पैच डूबते सूरज से सुनहरे लाल रंग की एक पतली परत से रंगे हुए थे, जैसे धुएं, धुंध की तरह, हल्के सुनहरे बर्फ की तरह। 2 सफेद बगुले चुपचाप नरकट के पास खड़े थे। फिर अचानक किसी चीज से चौंककर उन्होंने अपने पंख फैलाए और ईख के दलदल में कबूतर किया। यह इस समय था कि मकर सिंह काव्या की दृष्टि रेखा में प्रकट हुए। वह अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ उसकी ओर चला गया, शाम के बाद की चमक में लिपटा हुआ, और कहा, काव्या, मुझे क्षमा करे। काव्या कुछ हैरान थी। मकर सिंह ने आगे कहा, मैं आज दोपहर गलत था। मैंने कुछ शराब पी थी, परेशान था और अपना आपा खो दिया था। काव्या ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मैंने इस तरह के चुटकुले बनाना गलत था। मकर सिंह चुपचाप उसे देखने लगा। काव्या ने फिर पूछा, तुम कहाँ गए थे? मैं लंबे समय से चिंतित था। मकर सिंह मुस्कुराया, उसकी मोटी पलकें हल्के से हिल रही थीं। उसने उसके सामने हाथ बढ़ाया। काव्या ने ध्यान से देखा और उसकी हथेली में एक सफेद जेड हेयरपिन पड़ा देखा। वह दंग रह गई। मेरे लिए? हाँ, माफी मांगने के लिए। काव्या ने हेयरपिन ले लिया। यह ठीक सफेद जेड था, जिसे एक खिलते हुए कमल के फूल में उकेरा गया था। कमल छोटा था, जिसके बगल में एक छोटा गोल पत्ता था। पंखुड़ियों के किनारे, पुंकेसर और पत्ती की नसों को सोने का पानी चढ़ा दिया गया था, जो उनके आकार पर जोर देते थे। यह कोमल और शानदार, सुरुचिपूर्ण और नाजुक दोनों था, जिसमें कम बड़प्पन का स्पर्श था। काव्या ने हेयरपिन पकड़ लिया और मुस्कुराई, धन्यवाद, मुझे यह बहुत पसंद है। अगले दिन वे बाहर नहीं गए। काव्या ने ईशानी चंद्रवंशी को तलवार की तकनीक सिखाई और बाद में ईशानी चंद्रवंशी को कुछ करने के लिए कहा, पिछले वर्षों की दुल्हनों की जन्मतिथि और 8 पात्रों की जांच करने के लिए प्राप्त करें। इसे प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। ईशानी चंद्रवंशी ने बस किसी को दिव्य समाज से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए भेजा। दिव्य समाज के लोग वास्तव में चतुर थे। यह नहीं जानते कि वह क्या करने का इरादा रखती है, वे मना नहीं कर सकते थे, और शादी की बारात आसन्न होने के कारण उन्हें डर था कि यह युवती परेशानी का कारण बन सकती है।
इसलिए उन्होंने पिछली दुल्हनों का रजिस्टर उपलब्ध कराया, साथ ही प्रताप चंद्रवंशी को सूचित करने के लिए किसी को भी भेजा। काव्या एक मंडप में बैठ गई और पिछले 20 वर्षों से पर्वत देवता दुल्हनों के जन्म आंकड़ों की गणना की। रोशनी और ईशानी चंद्रवंशी मंडप की सीढ़ियों पर खड़ी थीं, कोई मछली को चिढ़ाने के लिए फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ रही थी। आर्या सुमेधा काव्या के पास बैठकर उसकी गणना और सीख रही थी, एक पतला ब्रश और एक साफ सफेद पुस्तिका पकड़े हुए पेशेवर दिखने की कोशिश कर रही थी। राजवीर चंद्रवंशी उनके सामने बैठे, चाय की चुस्की लेते हुए और उनकी चर्चा सुन रहे थे। हालांकि वह ठीक से समझ नहीं पाया, उसने एक फीकी मुस्कान पहनी थी। मकर सिंह काव्या के पीछे खड़ा था, उसे भी देख रहा था। उसके काले बालों में डाले गए हेयरपिन को देखकर उसकी आंखों में मुस्कान का एक संकेत दिखाई दिया। काव्या ने आर्य सुमेधा को कुछ बातें समझाते हुए गणना की। हालांकि अटकल 100% सटीक नहीं थी, सामान्य दिशा कमोबेश सही थी। लगातार 20 की गणना करने के बाद उसने किताब बंद कर दी। रोशनी और ईशानी चंद्रवंशी ने यह देखकर कि वह समाप्त हो चुकी है, फूलों की पंखुड़ियों को फेंक दिया और मंडप में चली गई। काव्या ने धीरे से सांस छोड़ी और अपने निष्कर्ष की घोषणा की। इन सभी महिलाओं में एक बात समान है, उन सभी में योग्यता है। आर्य सुमेधा को यह निष्कर्ष बहुत अजीब लगा और उसने उसे संदेह की दृष्टि से देखते हुए पूछा, जिनके पास योग्यता है, वे अभी भी पर्वत देवता से विवाहित होंगे? क्या पहाड़ के देवता की पत्नी बनना वाकई अच्छी बात है? चंद्रवंशी भाई बहनों ने एक दूसरे की नजरों का आदान प्रदान किया, वह भी भ्रम से भरा हुआ था। काव्या ने सिर हिलाया, योग्यता और भाग्य के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है। यह इस कहावत की तरह है कि अच्छे लोगों का भाग्य अच्छा होता है, लेकिन यह कहावत भी है कि अच्छे लोग कम उम्र में मर जाते हैं। वास्तव में अच्छे लोगों का भाग्य अच्छा या बुरा हो सकता है और बुरे लोगों का भाग्य अच्छा या बुरा भी हो सकता है। स्वर्गीय मार्ग निर्दयी है, यह परवाह नहीं करता है कि आप भगवान हैं या राक्षस, अच्छे व्यक्ति या बुरे व्यक्ति हैं। ये शब्द लगभग हृदयहीन थे, आर्य सुमेधा की समझ को उलट दिया। वह काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर कुछ सोचा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आप सही कह रहे हैं। कुछ लोग भयानक काम करते हैं, फिर भी वे अच्छी तरह से रहते हैं, धन और विलासिता में से घिरे हुए। वह अचानक भ्रमित लग रहा था और खुद से बुदबुदाया, अगर ऐसा है तो योग्यता का क्या उपयोग है? क्या यह सिर्फ दुनिया को साबित करने के लिए है कि स्वर्गीय मार्ग निर्दयी है? काव्या ने समझाया, योग्यता लोगों को अधिक प्रबुद्ध बना सकती है और दाव प्राप्त करने की अधिक संभावना बना सकती है। सरल शब्दों में, योग्यता वाले लोगों के साधना के माध्यम से अमर बनने की अधिक संभावना होती है। यदि उन्होंने साधना के मार्ग में प्रवेश नहीं किया है, तो ये लोग सामान्य व्यक्तियों के रूप में अक्सर अधिक बुद्धिमान होते हैं और सभी चीजों के सिद्धांतों को समझने में अधिक सक्षम होते हैं। मानव जगत में कई ऋषि ऐसे लोग हैं जिनके पास पुण्य है। अच्छा, ऐसा है। फिर इसका क्या मतलब है कि पहाड़ के देवता इन महिलाओं को योग्यता के साथ दुल्हन के रूप में चुनते हैं? काव्या ने थोड़ा आह भरी, अपने हाथ के बगल में एक चाय के कप को सहलाने के लिए अपना सिर नीचे किया। अचानक वह बोलने के लिए अनिच्छुक लग रही थी। मकर सिंह ने हल्के से उसके कंधे को दबाया, फिर आर्य सुमेधा से कहा, हमारी अटकलों के अनुसार इन महिलाओं को सबसे अधिक खाया गया था। क्या? आर्य सुमेधा का सदमा कोई छोटी बात नहीं थी, उसके हाथ में ब्रश छोटी पुस्तिका पर फिसल गया, जिससे स्याही का एक धब्बा बन गया। चंद्रवंशी भाई बहनों ने भी हाव भाव बदल दिए। आर्य सुमेधा हकलाते हुए बोली, ई खाया? हाँ, जिस तरह से मैं इसे समझता हूं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे आप पेनी बंस खाते हैं। इस तरह मत कहो। आर्य सुमेधा ने दर्द से अपने पेट को ढक लिया, उल्टी करने की इच्छा को सख्त रूप से दबा दिया। वह शायद फिर कभी पेनी बंस नहीं खा पाएगा। मकर सिंह ने आगे कहा, योग्यता वाले लोगों को न केवल अपनी खेती में लाभ होता है, बल्कि कुछ दुष्ट काश्तकारों की नज़र में वे उत्कृष्ट पूरक भी होते हैं, उन्हें खाने से खेती में सहायता मिलती है। मैं समझता हूं। आर्य सुमेधा में और अधिक सुनने की हिम्मत नहीं थी। और मत कहो। ईशानी चंद्रवंशी का चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था क्योंकि उसने एक टकटकी में कहा,
वे कई सौ वर्षों से दुल्हनों को भेज रहे हैं, जिसका अर्थ है कि कई सौ मासूम लड़कियों को खा लिया गया है। हाँ। काव्या ने सिर हिलाया, उसकी स्पष्ट आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। 8वें महीने की 15वीं तारीख को हम इस पर्वत देवता से मिलेंगे। अचानक एक आवाज आई, आप नहीं जा सकते। काव्या ने ऊपर देखा और देखा कि प्रताप चंद्रवंशी सीढ़ियों के नीचे खड़ा है। हर कोई बातचीत में इतना व्यस्त था कि उन्होंने उसके आने पर ध्यान ही नहीं दिया। आज उसने गहरे लाल रंग के कपड़े पहने थे, उसकी पोशाक हमेशा की तरह साफ सुथरी और सावधानीपूर्वक थी। जैसे ही उसने उन्हें देखा, वह डूब गया, उसके मुंह के कोने नीचे की ओर मुड़ गए, उसका चेहरा अस्वीकृति से भरा था। रोशनी अपने कूल्हों पर हाथ रखकर सीढ़ियों पर खड़ी हो गई और प्रताप चंद्रवंशी की ओर देखते हुए बोली, हम क्यों नहीं जा सकते? ईशानी चंद्रवंशी, जो अपने बड़े भाई का सम्मान करती थीं, ने बोलने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप काव्या के पीछे छिप गईं। हालांकि राजवीर चंद्रवंशी छिपे नहीं, एक तरफ चुपचाप खड़े थे, स्पष्ट रूप से अपने सबसे बड़े भाई का समर्थन नहीं कर रहे थे। प्रताप चंद्रवंशी ने अपने भाई और बहन की ओर देखा लेकिन अंततः उन्हें नजरअंदाज कर दिया, इसके बजाय सभी को संबोधित किया। मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि रतनपुरी शहर ने पहाड़ के देवता को नाराज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हर साल कई लोग बेवजह मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। मेरे चंद्रवंशी परिवार को नहीं बख्शा गया है, मेरे दूसरे चाचा और मेरे परदादा दुर्भाग्य से इस भाग्य का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि रतनपुरी शहर ने पर्वत देवता को क्यों नाराज किया? काव्या ने आगे बढ़कर कहा, यदि आप उस महिला की बात कर रहे हैं जिसने 200 साल पहले पहाड़ के देवता की दुल्हन बनने से इनकार कर दिया था, तो हम इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। तो फिर आप अभी भी इतना जोखिम क्यों उठाएंगे? ठीक इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस दुनिया में और अधिक दयनीय लड़कियां दिखाई दें। क्या यही कारण पर्याप्त नहीं है? मुझे पता है कि आपके पास शिष्ट दिल हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या होगा अगर यह पहाड़ के देवता को नाराज करता है और भी अधिक सजा देता है? मुझे नहीं पता। मैं केवल इतना जानता हूं कि रतनपुरी शहर इस तरह की संभावित सजा से बचने के लिए हर साल निर्दोष लड़कियों को मौत के घाट उतार देता है। क्या ये लड़कियां मरने के लायक हैं? बहुतों के लिए कुछ लोगों का बलिदान करना, क्या यह रतनपुरी शहर की न्याय की भावना है? मुझे खेद है, लेकिन मैं इस तरह के न्याय को स्वीकार नहीं कर सकता। राजवीर चंद्रवंशी उत्साह से सुन रहे थे, काव्या को प्रशंसा से देख रहे थे। प्रताप चंद्रवंशी ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, उसकी नज़र तालाब के किनारे घास के थोड़े पीले रंग के टुकड़े पर पड़ी, उसकी आंखें उदासी से भर गईं। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन सिद्धांतों को नहीं समझता? लेकिन समझ का क्या फायदा? यदि आप रत्नापुरी के नगर स्वामी होते, तो क्या आप एक व्यक्ति की मृत्यु को चुनते या पूरे शहर को? नगर भगवान चंद्रवंशी, काव्या ने अपनी बाहों को पार किया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि 200 साल पहले अपनी जान लेने वाली महिला गलत थी? प्रताप चंद्रवंशी चुप रहे। काव्या ने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि वह गलत थी। वह सिर्फ एक दयनीय व्यक्ति थी जिसका भाग्य उसका अपना नहीं था। सच कहूं तो मैं उसकी थोड़ी प्रशंसा भी करता हूं। वह अपने भाग्य का फैसला नहीं कर सकती थी, लेकिन कम से कम वह अपने जीवन का फैसला कर सकती थी। प्रताप चंद्रवंशी ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी फीनिक्स आंखें सदमे से भर गईं। काव्या ने कहा, अगर मैं रतनपुरी शहर का नगर स्वामी होता, तो मैं अपने भाग्य को नियंत्रित करने का एक तरीका ढूंढ लेता और कभी भी एक अस्पष्ट और दूर के पहाड़ी देवता के हाथों में जीवन नहीं डालता, चाहे वह एक जीवन हो या पूरे शहर का जीवन। किस अधिकार से? उसने पूछा। वह थोड़ा मुस्कुराई और जवाब दिया, मेरे हाथ में तलवार के दाईं ओर। प्रताप चंद्रवंशी के जाने के बाद राजवीर चंद्रवंशी ने कहा, काव्या, क्रोध मत करो। मेरे बड़े भाई, रतनपुरी शहर के नगर स्वामी के रूप में अपनी कठिनाइयां हैं। हाँ, ईशानी चंद्रवंशी ने कहा, बड़ा भाई वास्तव में एक बहुत अच्छा इंसान है, बस बाहर से कुछ ठंडा लेकिन अंदर से गर्म दिल है। जब उन्होंने उत्तर पश्चिम में गंभीर सीमा समस्याओं के बारे में सुना और लोगों को कैसे पीड़ा हो रही थी, तो उन्होंने एक पत्र छोड़ा और सेना में शामिल होने के लिए चले गए। वह तब केवल 17 वर्ष का था और अपने साथ केवल एक भाला ले गया था।
वह कई वर्षों तक सीमा पर रहा और यहाँ तक कि एक सेनापति भी बन गया, सम्राट से प्रशंसा प्राप्त की। वह पिछले साल ही लौटे जब हमारे पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। आर्य सुमेधा ने सिर हिलाया, तो यह वह था। मुझे लगता है कि मैंने उनके कारनामों के बारे में सुना है। हालांकि उस समय यह सिर्फ आकस्मिक बातचीत थी जिसे उसने नाम याद किए बिना सुना था। रोशनी मुस्कुराई, मैंने अनुमान नहीं लगाया होगा कि यह शहर का स्वामी भी न्याय के लिए इतना जुनून रखने वाला व्यक्ति है। हाँ, और कभी कभी वह काफी प्यारा होता है। कुछ दिन पहले मैंने सभी के साथ साझा करने के लिए कई मीठे फलों की कैंडी खरीदी। उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने उसे चुपके से खाना खाते हुए पकड़ लिया जब कोई नहीं देख रहा था। रोशनी, जैसे कि एक दयालु आत्मा को पा रही हो, ने कहा, अच्छा, मीठे फल से प्यार करने वाला व्यक्ति वास्तव में कितना बुरा हो सकता है। आर्य सुमेधा को काव्या के ज्योतिष कौशल में बहुत दिलचस्पी थी और उसने कहा, काव्या, तुम क्यों नहीं जानती कि हमारा मिशन सफल होगा या नहीं? काव्या ने एक पल के लिए सोचा, बहुत अच्छा। अटकल हमेशा बदलती रही है और अद्भुत तकनीकों से भरी हुई है। सभी चीजें दांव से जुड़ती हैं और सिद्धांत रूप में सभी चीजें अटकल के लिए सामग्री के रूप में काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, सुमित ने पहले कछुए के गोले, पंख, चाय और यहां तक कि रोशनी द्वारा अटकल के लिए छोड़े गए फलों के गड्ढों का भी इस्तेमाल किया था। काव्या ने देखा कि आर्य सुमेधा और चंद्रवंशी भाई बहन उसे चमकीली आंखों से घूर रहे थे और मकर सिंह भी उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। युवा और उत्साही होने के कारण उसे दिखावा करने की इच्छा महसूस हुई, इसलिए उसने अटकल के लिए एक हल्के पीले रंग की गुलदाउदी तोड़ ली। मंडप में पत्थर की मेज पर उसने उस छोटे ब्रश का इस्तेमाल किया जिसके साथ आर्य सुमेधा एक साधारण यिन यांग आरेख बनाने के लिए नोट्स ले रही थी। काव्या ने गुलदाउदी को नाजुक ढंग से पकड़ लिया, अपनी साधना को प्रसारित किया, अपने मुंह में आध्यात्मिक ऊर्जा रखी और धीरे से फूल पर फूंक मारी। ताजी पंखुड़ियां नीचे तैर रही थीं, यिन यांग आरेख में बिखर गईं। काव्या ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए आरेख पर पंखुड़ियों के वितरण को देखा और कहा, पृथ्वी की आग अंधेरे को रोशन करती है, अस्पष्टता चमक में बदल जाती है, भाग्य और दुर्भाग्य आपस में मिल जाते हैं, हवा और बारिश साफ आसमान के साथ बारी बारी से होती है। भाग्य और दुर्भाग्य आपस में मिल गए, भाग्य और दुर्भाग्य आपस में मिल गए। आर्य सुमेधा ने इन 4 शब्दों को दोहराया, फिर काव्या से पूछा, भाग्य क्या है और दुर्भाग्य क्या है? काव्या ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मैं अभी तक इसे ठीक से नहीं बता सकता। रोशनी ने कहा, भाग्य निश्चित रूप से मेरी बड़ी बहन पर लागू होना चाहिए और दुर्भाग्य के लिए। उसने आर्य सुमेधा की ओर देखा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति सबसे कमजोर है, इसलिए यह सबसे अधिक संभावना है कि यह आप पर पड़ेगी। यह आप क्यों नहीं हो सकते? उसने पूछा। असंभव। मैं एक अजेय खजाना ले जा रहा हूं जिसे मेरी बड़ी बहन ने मेरे लिए परिष्कृत किया है। वास्तव में? चलो देखते हैं। रोशनी ने गर्व से अपना सिर उठाया और अपनी कमर पर खजाने की थैली से कुछ निकाला, बिना देखे ही अपना हाथ आर्य सुमेधा की ओर बढ़ाया। राजवीर चंद्रवंशी और ईशानी चंद्रवंशी भी उत्सुक थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ में क्या है, तो भाई बहनों के हाव भाव ठिठक गए। आर्य सुमेधा ठठाकर हंसने लगी। आपका अजेय खजाना 1 सदी का अंडा है? वास्तव में अजेय, आप लड़ते समय 1 सदी का अंडा निकालते हैं, आपका प्रतिद्वंद्वी दंग रह जाएगा, जिससे हमला करने का अवसर पैदा होगा। हाँ। रोशनी के हाव भाव बदल गए क्योंकि उसने अपने हाथ को नीचे देखा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया। नहीं, नहीं, यह गलत है, यह नहीं है। आर्य सुमेधा हंसते हुए बोली, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। यह है। मैं वास्तव में सदी के अंडे की सराहना करता हूं, वे आप पर पूरी तरह से सूट करते हैं। हा। तुम मुझे क्रोधित कर रहे हो। मेरी तलवार का स्वाद चखो। 13 से 15 अगस्त तक डॉक ने कलाबाजी, मौखिक प्रदर्शन और जादू शो के साथ साथ 3 दिनों के ओपेरा प्रदर्शन की मेजबानी की। रात में आतिशबाजी भी हुई, जिससे यह लालटेन महोत्सव के रूप में उत्सव बन गया। रतनपुरी शहर में दुल्हन भेजने का हमेशा एक भव्य अवसर होता था। गोदी से कुछ ही दूरी पर लाल फूलों, लाल रेशम और लाल लालटेन से सजाया गया एक निवास था,
जिससे यह लाल फूलों के एक विशाल पहाड़ जैसा दिखता था। लाल कपड़े ने आकाश के एक कोने को लगभग लाल कर दिया। आंगन में भोज का आयोजन किया जा रहा था। लोग शराब पी रहे थे और हंस रहे थे, एक एक करके एक निश्चित आदमी को बधाई देने के लिए आ रहे थे। यह आदमी पतला और काला था, महीन रेशम से बने नए सिले हुए कपड़े पहने हुए था, एक बंदर की तरह लग रहा था जिसने मानव कपड़े चुराए थे। वह भीड़ के बीच में खड़ा था, अजीब तरह से नहीं जानता था कि अपने हाथ और पैर कहाँ रखें। एक मुस्कान के रूप में लोग उसे एक अच्छी बेटी की परवरिश करने के लिए बधाई देने के लिए आए जो पहाड़ के देवता की पत्नी बनेगी। उस आदमी ने सभी टोस्ट स्वीकार कर लिए, एक के बाद एक कप पी लिया। शराब के कप को पकड़ने वाली उसकी उंगलियों पर नाखूनों के नीचे काली गंदगी की एक परत बनी हुई थी जिसे साफ नहीं किया जा सकता था। इस निवास के पिछले आंगन में एक कमरे में एक उत्तम लाल शादी की पोशाक पहने एक महिला एक बड़े लाल बिस्तर पर बैठी थी। महिला की विशेषताएं कुछ नाजुक थीं, उसका चेहरा पाउडर था, जबकि उसकी गर्दन और उसके हाथों के पिछले हिस्से की त्वचा गहरे रंग की थी। दरवाजे के माध्यम से भी वह बाहर भोज से हर्षित आवाजें सुन सकती थी, साथ ही दूर की गोदी से हल्की आवाजें भी सुन सकती थी। लोग हमेशा उत्सव के साथ आतंक को छिपाने और उत्सव के साथ भयावह को छिपाने में कुशल रहे हैं। महिला ने उन आवाजों को सुना, उसकी अभिव्यक्ति काली हो गई क्योंकि उसने अपने हाथों में रेशम से बने एक बड़े लाल फूल को खाली देखा। एक पल बाद लाल फूल पर छोटे छोटे गीले धब्बे दिखाई दिए। महिला के बगल में एक चमकीले कपड़े पहने महिला खड़ी थी जो एक मैचमेकर की तरह लग रही थी। उसे रोते हुए देख मैचमेकर ने भौहें चढ़ा दी और कहा, आज 5th मिस का बड़ा दिन है, रोना अच्छा नहीं है, आप दुर्भाग्य ला सकते हैं। 5वीं मिस के रूप में संबोधित महिला ने आह भरी और जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि यह कौन सा दिन है? सैकड़ों वर्षों में सैकड़ों पहाड़ी देवता पत्नियों में से क्या एक भी कभी जीवित लौटी है? मैचमेकर ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। 5वीं मिस ने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे वयस्कता तक पाला और आज मैं अपनी जिंदगी से उनकी दयालुता का बदला चुकाऊंगा। आपने 1 साल तक मुझ पर नजर रखी है, जो कड़ी मेहनत रही होगी। जाओ ड्रिंक लो। दिया स्लाई बनाने वाला अजीब तरह से मुस्कुराया, कहा, यह बिल्कुल भी कठिन नहीं था, लेकिन पीने के लिए जाने की हिम्मत नहीं की। भोज समाप्त होने के बाद 5वीं मिस दुल्हन की सेडान कुर्सी पर बैठ गई। शादी की बारात में एक मैचमेकर, 4 संगीतकार और 8 सेडान वाहकों की 2 शिफ्ट शामिल थी। चूंकि गोदी से दुल्हन के उतरने तक चलने में 3 घंटे लगेंगे, इसलिए वाहक बारी बारी से काम करेंगे। गोदी में मौजूद सभी लोग दुल्हन को जाते हुए देखने आए। हंसमुख और उत्सवपूर्ण संगीत के बीच आग से लाल सेडान कुर्सी निकलते ही आगे बढ़ गई। 5वीं मिस का दिल धीरे धीरे ठंडा हो गया। कुछ देर बाद सेडान की कुर्सी बंद हो गई। 5वीं मिस ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, लगभग उसकी खुरदरी उंगलियों को तोड़ दिया। अचानक एक हाथ ने सेडान का पर्दा उठा लिया। 5वीं मिस ने दरवाजे के बाहर की जमीन को चंद्रमा से सफेद रंग में रोशन देखा और एक पतली सीधी आकृति का आधा। फिर एक आवाज आई, बाहर आओ। यह एक बेहद सुखद महिला आवाज थी। तो पहाड़ का देवता एक महिला थी? 5वीं मिस अपनी स्कर्ट उठाने और सेडान कुर्सी से बाहर निकलने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। इतनी देर तक बैठने से उसके पैरों में दर्द हो रहा था और वह लगभग गिर गई थी। आकृति ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। चांदनी में 5वीं मिस ने देखा कि यह एक बेहद खूबसूरत युवती थी जिसने लाल शादी की पोशाक भी पहनी हुई थी। उसके पीछे लगभग 8 या 9 लोग खड़े थे, जबकि पूरी बारात जमीन पर बिखरी हुई थी। उसे भ्रमित देखकर महिला मुस्कुराई और बोली, अब आप स्वतंत्र हैं। उस पल में 5th मिस को लगा कि उसने एक अमर का सामना किया होगा। बिना सोचे समझे वह एक झटके से अपने घुटनों पर गिर गई। अमर महिला काव्या। फिर से नहीं। काव्या ने कुशलता से उसकी मदद की और पूछा, क्या आप घर जाना चाहते हैं या आप चाहेंगे कि हम आपको हमेशा के लिए रतनपुरी शहर छोड़ दें? 5वीं मिस अचानक फूट फूट कर रोने लगी। मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरे माता पिता ने मुझे दिव्य समाज को बेच दिया। मैं उन्हें अपने जीवन में फिर कभी नहीं देखना चाहता। काव्या ने फिर अपने पीछे किसी से कहा,
आदित्य चंद्रवंशी, मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। आदित्य चंद्रवंशी ने काव्य को प्रणाम किया। मेरी महिला, कृपया निश्चिंत रहें। मैं उसे सुरक्षित रूप से विशालगढ़ ले जाऊंगा। हमारी युवा मिस का मातृ परिवार विशालगढ़ का जैदी कबीला है और वे निश्चित रूप से इस महिला की अच्छी देखभाल करेंगे। आदित्य चंद्रवंशी और उनके समूह को स्वाभाविक रूप से ईशानी चंद्रवंशी द्वारा भेजा गया था। जब ईशानी चंद्रवंशी ने सुना कि वे आज रात कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन्होंने भाग लेने पर जोर दिया। राजवीर चंद्रवंशी जानते थे कि यह इच्छाधारी सोच थी और उन्होंने उसे काव्या और अन्य लोगों के लिए परेशानी पैदा न करने के लिए राजी किया, केवल यह सुझाव दिया कि काव्या आदित्य चंद्रवंशी और शहर के स्वामी की हवेली से कई अन्य गार्डों को साथ ले जाए। इससे पहले कि आदित्य चंद्रवंशी 5वीं मिस के साथ चले गए, काव्या ने उससे कहा, मान लो कि तुम आज एक बार मर गई हो। 5वीं मिस ने सिर हिलाया और अपना साहस जुटाते हुए पूछा, अमर महिला, तुमने मुझे क्यों बचाया? काव्या चुपचाप मुस्कुराई। मुझे भी एक बार किसी ने बचाया था। तब मैं भविष्य में दूसरों को भी बचाऊंगा। अच्छा। काव्या चांदनी में खड़ी थी, उनके धीरे धीरे पीछे हटने वाले आंकड़ों को देख रही थी। जब 5वीं मिस ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, तो उसने हाथ हिलाया। मकर सिंह की निगाहें उसका पीछा कर रही थीं। वह शायद नहीं जानती थी कि वह आज रात कितनी सुंदर लग रही थी। चलो चलते हैं, काव्या ने अपनी पोशाक उठाते हुए और फूल सेडान कुर्सी पर चढ़ते हुए कहा। रोशनी ने अपनी कोहनी से आर्य सुमेधा की बाह को दबाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम डरते हो? आर्य सुमेधा हंसी, डरते हैं? अगर मुझे मौत का डर होता, तो मैं दाव की खेती क्यों करता? रोशनी को अभी भी लग रहा था कि आर्य सुमेधा के लिए खतरे के बारे में सीनियर सिस्टर की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। उसने सोचा कि आर्य सुमेधा एक उत्कृष्ट मित्र है, हालांकि कभी कभी उसके शब्दों से परेशान होता है। वह वफादार था, अक्सर उन्हें भोजन कराता था और उसका व्यक्तित्व सीधा था। अगर वह यहां मर गया तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यह सोचकर उसने अपना सुरक्षात्मक जेड कछुआ निकाला और उसे आर्य सुमेधा के हाथ में रख दिया। जेड कछुए में उथले उत्कीर्णन के साथ सरल, सुंदर रेखाएं थीं। यह गोल और मोटा था, वास्तव में आकार में एक संरक्षित अंडे के समान था। यही वजह थी कि रोशनी ने उस दिन गलती से इसे बाहर निकाल लिया था। जेड कछुआ एक सुरक्षात्मक जादुई खजाना था जिसे उसकी बड़ी बहन ने पहाड़ छोड़ने से पहले परिष्कृत किया था। वह इसे अपने साथ ले गई थी, लेकिन उसे इसका इस्तेमाल करने का मौका कभी नहीं मिला। रोशनी ने सोचा कि यद्यपि उसकी खेती विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मसंरक्षण क्षमताएं निश्चित रूप से आर्य सुमेधा की तुलना में अधिक मजबूत थीं। बेहतर होगा कि जेड कछुए को अभी के लिए आर्य को उधार दिया जाए, कम से कम उसके जीवन की रक्षा के लिए, और चंद्ररतन पर्वत छोड़ने के बाद वह इसे वापस पा सकती है। आर्य सुमेधा ने वस्तु को अपने हाथ में महसूस किया और पूछा, यह क्या है? रोशनी ने उसे शश के साथ चुप कराया। काव्या सेडान कुर्सी पर बैठ गई और आग्रह किया, चलो चलते हैं। आर्य सुमेधा ने जल्दी से जेड कछुए को अपने वस्त्र में बांध लिया और मकर सिंह के साथ सेडान कुर्सी उठाने के लिए चली गई। रोशनी ने मैचमेकर होने का नाटक किया और उनके साथ चली गई। चांद पहले ही पेड़ों की चोटी पर चढ़ चुका था। पहाड़ी रास्ता ओस से ढका हुआ था, जो पूर्णिमा की स्पष्ट रोशनी में बिखरे हुए क्रिस्टल की तरह लग रहा था। उन्होंने इन क्रिस्टल पर कदम रखा, गहरी घाटी का अनुसरण करते हुए, जहां वनस्पति धीरे धीरे अधिक हरी भरी हो गई। जब वे एक सफेद पत्थर की दीवार के पास पहुंचे तो वे रुक गए। दीवार बेहद चिकनी थी, मानो किसी ने पॉलिश की हो और चांदनी में बहुत विशिष्ट हो। दीवार पर कई बड़े अक्षर उकेरे गए थे, दुल्हन सेडान कुर्सी से उतर जाती है। पात्र काफी बदसूरत थे और सेडान कुर्सी के चरित्र में एक स्ट्रोक गायब था। यह वह जगह थी जहां पिछले वर्षों में दुल्हनें उतरती थीं। शादी का एस्कॉर्ट इस स्थान पर सेडान कुर्सी रखेगा और अगले दिन इसे पुनः प्राप्त करने के लिए वापस आएगा। जहां तक दुल्हन कैसे उतरेगी, उन्होंने खुद को इस बात की चिंता करने की हिम्मत नहीं की। कुर्सी नीचे रखने के बाद रोशनी और अन्य लोगों ने जाने का नाटक किया, लेकिन एक बड़े पेड़ के पीछे से चुपके से देखा। लगभग 15 मिनट के बाद 2 आकृतियां घूम गईं। ठीक है, अगर उन्हें लोग कहा जा सकता है।
जब राक्षसी जानवरों को एक निश्चित स्तर तक खेती की जाती है, जब वे मानव रूप में परिवर्तित होते हैं, जब तक कि वे बेहद प्रतिभाशाली न हों और एक ही बार में पूरी तरह से बदल न सकें, तो अधिकांश धीरे धीरे बदल जाते थे क्योंकि उनकी खेती बढ़ती गई थी। तो खेती किए गए राक्षसी जानवरों में सबसे आम रूप आधा मानव, आधा जानवर था। ये जीव आमतौर पर पहले अपना सिर बदलते थे, शायद ही कभी कोई जानवर पहले अपने पिछले सिरे को बदल देगा। अब फूल सेडान कुर्सी के पास 2 आधे मानव, आधे तेंदुए की आत्माएं थीं। 2 तेंदुए की आत्माओं के सिर मानव थे और वे मानव कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके खुले हाथ और पैर प्यारे थे और उनके पीछे चाबुक जैसी पूंछ थी। 2 तेंदुए की आत्माओं ने सेडान कुर्सी का पर्दा उठाया और कहा, कृपया उतरें, मालकिन। उनकी आवाजें गहरी और कर्कश थीं, जैसे जंगली जानवर दहाड़ते हैं। काव्या सेडान कुर्सी से नीचे उतर गई और एक प्यारे जानवर के पंजे को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। एक तेंदुए की आत्मा ने आश्चर्य से कहा, पिछले वर्षों में दुल्हनें इतनी डरी हुई थीं कि उनके पैर कमजोर हो गए थे और हमें उन्हें बाहर खींचना पड़ा। इस साल की दुल्हन काफी बहादुर है, खुद नीचे चल रही है। दूसरे ने कहा, क्या इस साल की दुल्हन मूर्ख हो सकती है? काव्या ने तब कहा, मैं पर्वत देवता की पत्नी बनने आई हूं। डरने की क्या बात है? जल्दी से मुझे पर्वत देवता के दर्शन के लिए ले चलो। वह तेंदुए की आत्मा हंसी, वह वास्तव में एक मूर्ख है। दूसरे ने कहा, यह मूर्ख दुल्हन काफी सुंदर है, अफसोस है कि उसके पास कोई फर नहीं है। काव्या ने उन्हें उसका समर्थन करने की अनुमति दी क्योंकि वह घाटी में गहराई तक चली गई थी। चारों ओर भयानक रूप से शांत था, जैसे कि शरद ऋतु के कीड़ों ने भी खतरे को भांप लिया हो और चहकने की हिम्मत नहीं की। करीब आधे घंटे चलने के बाद उसे एक पहाड़ी द्वार दिखाई दिया। गेट को कई विशाल चट्टानों से बनाया गया था, जिसके चारों ओर अलाव जल रहे थे, और प्रवेश द्वार पर 2 पहाड़ी बिल्ली की आत्माएं पहरा दे रही थीं। टिमटिमाती आग की रोशनी में काव्या गेट के ऊपर एक झंडा डालते हुए देख सकती थी, जिस पर 4 अक्षर कढ़ाई किए गए थे, महान राजा जीवन। काव्य ने पूछा, क्या महान राजा जीवन पर्वत देवता हैं? तेंदुए की आत्मा ने कहा, मूर्ख, इस बारे में क्या पूछ रहा है? पहाड़ी बिल्ली की आत्माओं ने 2 तेंदुए की आत्माओं के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और उनकी लकड़ी की पहचान की गोलियों को देखा। एक टैबलेट पर लिखा था, क्रोधित मत हो, और दूसरे पर लिखा था, जल्दबाजी मत करो। ये 2 आत्माओं के नाम थे। गोलियों की जांच करने के बाद पहाड़ी बिल्ली की आत्माओं ने उन्हें गुजरने दिया। रोशनी और अन्य 2 दूर से देखते हुए छाया में छिप गए। अपनी बड़ी बहन को अंदर आते देखने के बाद रोशनी ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली, चुपके से पहाड़ी बिल्ली की आत्माओं का गला रेत देना चाहती थी। मकर सिंह ने उसे यह कहते हुए रोका, नहीं, खून की गंध आएगी। जंगली जानवर खून की गंध के प्रति बहुत संवेदनशील थे। वे निश्चित रूप से खून के धब्बों को साफ करने के लिए मंत्रों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन घाव रुक रुक कर खून रिसना जारी रख सकते थे और उनके पास यहाँ रहने और सफाई करने का समय नहीं था। रोशनी ने पूछा, फिर हम क्या करें? हमें जल्दी करने की जरूरत है या हम बड़ी बहन की दृष्टि खो देंगे? मकर सिंह ने जल्दी से हवा में 2 तावीज खींचे। पूरा होने पर वे एक फीकी सुनहरी रोशनी के साथ टिमटिमाते थे। उसने प्रतीकों को अपनी उंगलियों के बीच रखा और कहा, उनका ध्यान भटकाओ। समझ गया। रोशनी दौड़कर आई और 2 पहाड़ी बिल्ली की आत्माओं के सामने कई कलाबाजी की। मकर सिंह। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ी बिल्ली की आत्माएं पहली बार इस तरह की विचित्र स्थिति का सामना कर रही थीं और वास्तव में एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। मकर सिंह ने मौके का फायदा उठाया और अपना हाथ झटका दिया, जिससे दोनों प्रतीकों को एक साथ उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ की बिल्ली की आत्माओं की आंखों में प्रकाश की 2 चिंगारी चमक रही थी, और जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे चुपचाप प्रकाश से छाती में छेद कर रहे थे। पहाड़ी बिल्ली की आत्माओं ने रोशनी की ओर देखा और कहा, तो ग्रिनिथ। उनकी हड्डियां और मांसपेशियां शिथिल हो गईं और वे ढह गए। मकर सिंह और आर्य सुमेधा आगे बढ़कर उनकी गर्दन तोड़ दी। तीनों ने जल्दी से 2 और द्वारों से गुजरने के लिए एक ही विधि का उपयोग किया। घाटी के माध्यम से रास्ता तेजी से संकरा होता गया, और जब काव्या को लगा कि अगर वह जारी रही तो वह फंस जाएगी, अचानक उसके सामने सब कुछ उज्ज्वल हो गया।
वे एक चौड़ी सपाट खुली जगह पर पहुंचे थे। चमकीला चांद आकाश में लटका हुआ था और उनके सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह जगह चंद्ररतन पर्वत के भीतर प्राकृतिक रूप से बने बड़े कटोरे की तरह दिखती थी, जिसमें खुली जगह कटोरे के नीचे थी। दूर के पहाड़ों के काले चाप ने कटोरे की दीवारों का निर्माण किया, जो क्षितिज तक फैली हुई थी, चंद्रमा को छूती थी। कटोरे के तल पर राक्षसों का एक समूह शराब पी रहा था, मांस खा रहा था और चांदनी के नीचे जोर से बात कर रहा था। ये राक्षस या तो मानव रूप में थे या आधे मानव आधे जानवर के रूप में। एक हट्ठा कट्ठा दानव जो पूरी तरह से मानव रूप में बदल गया था, उसने कहा, बड़े भाई, क्यों न हम रतनपुरी शहर पर हमला करें और एक ही बार में अपना पेट क्यों न खा लें। यह अब से बेहतर है, जब हम साल में केवल एक बार अपनी लालसा को संतुष्ट कर सकते हैं। बिग ब्रदर नामक दानव का सुनहरे बाल, सुनहरी आंखें और चौकोर चेहरा था, जो पूरी तरह से मानव रूप में बदल गया था। इस बड़े भाई की आवाज एक बड़ी घंटी की तरह थी और इन शब्दों को सुनकर उसने उत्तर दिया, टाइगर भाई, तुम यहां नए हो और समझ नहीं पा रहे हो। जिस तरह इंसान मुर्गी के अंडे खाना पसंद करते हैं और इसलिए मुर्गियां पालते हैं, उसी तरह ये दुल्हनें हमारे अंडे हैं और रतनपुरी शहर के लोग हमारे द्वारा पालने वाली मुर्गियां हैं। यदि आप सभी मुर्गियों को खा जाते हैं तो हमारे लिए अंडे कौन देंगे? इस साल आप रतनपुरी शहर में अपना पेट भर खा सकते हैं, लेकिन अगले साल आप क्या खाएंगे? अगले साल हम खाने के लिए विशालगढ़ शहर जाएंगे। मूर्ख! क्या आपको लगता है कि मानव काश्तकारों को भड़काना इतना आसान है? इसके अलावा उनके पास अमर हैं। अगर हम बहुत दूर जाते हैं और अमरों को चिंतित करते हैं तो आप और मैं दोनों मर जाएंगे। क्या अमर इतने भयावह हैं? बेशक वे हैं। वर्षों पहले मैं। कोई बात नहीं, इसे क्यों लाओ। संक्षेप में, हमें बस रतनपुरी शहर में उन कायरों को थोड़ा डराने की जरूरत है और हम हर साल ऐसा पौष्टिक भोजन खा सकते हैं, हजारों वर्षों तक, अनंत काल तक खा सकते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है? बिग ब्रदर इतनी अच्छी तरह से सोचता है। बड़े भाई, मैं आपको टोस्ट करता हूं। हम सब भाई हैं, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े भाई, दुल्हन आ गई है। ओह, वह यहां है। काव्या एक हाथ में एक लाल रेशम का फूल पकड़े हुए आगे बढ़ी। जैसे ही वह चल रही थी, उसे घुमाती रही। उसने हल्के मेकअप के साथ आंख से लाल शादी के कपड़े पहने थे। चांदनी में उसका चेहरा अद्वितीय रूप से सुंदर दिखाई दिया, जिससे सुनहरे बालों वाला बिग ब्रदर क्षण भर के लिए घूरने लगा। काव्या ने इकट्ठे राक्षसों पर अपनी निगाहें घुमाईं और पूछा, क्या हर कोई यहाँ है? सुनहरे बालों वाले बिग ब्रदर ने उत्तर दिया, हर कोई यहाँ है। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा। रुको, क्या आपको लगता है कि आप मेज पर बैठ सकते हैं? आप मेज हैं। जल्दबाजी मत करो, पीछे से समझाया, बड़े भाई, वह एक मूर्ख है। क्या ऐसा है? तो यह अफसोस की बात है। हमेशा की तरह, भाई मांस खाते हैं, आप सूप पीते हैं। राक्षस जयकारों में फूट पड़े। सुनहरे बालों वाले बिग ब्रदर ने अपना हाथ लहराया और भूरे रंग के फर से ढकी एक भेड़िया आत्मा चाकू लेकर आगे आई। छाती फुलाई हुई थी और सिर ऊंचा था। राक्षसों की ईर्ष्यापूर्ण और गर्म निगाहों के तहत भेड़िया आत्मा ने काव्या को खून से सने पत्थर के बेसिन में खींच लिया, उसकी गर्दन को दबाया और जोर से काट दिया। हम्मा! फिर से कटा हुआ। हम्मा! फिर से कटा हुआ। भेड़िया आत्मा ने अजीब तरह से कहा, बड़े भाई, यह चाकू थोड़ा सुस्त है। मैं इसे तेज करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काव्या ने अचानक अपना चाकू पकड़ लिया और उसे पकड़कर एक चॉप से वापस वार किया। ब्लेड ने चांदनी में चांदी के हुक जैसा प्रक्षेपवक्र खींचा। भेड़िया आत्मा की गर्दन से दुर्गंधयुक्त खून का एक बड़ा स्प्रे फूट पड़ा और उसका पूरा सिर काट दिया गया, जमीन पर गिर गया और कई बार लुढ़क गया। काव्या ने चाकू पकड़ रखा था, उसके गोरे चेहरे पर खून के छींटे थे, चुपचाप सुनहरे बालों वाले दानव की ओर देख रहे थे। उसकी सुंदर बादाम आंखें पूरी तरह से काली थीं। एक दुर्घटना के साथ राक्षसों के समूह ने हाई अलर्ट पर अपने हथियार उठा लिए। सुनहरे बालों वाले दानव ने अपना हाथ बढ़ाया और एक रैक पर प्रदर्शित एक स्टील ब्लेड उसकी मुट्ठी में उड़ गया।
वरिष्ठ बहन, पकड़ो, घाटी के मार्ग से एक आवाज आई। पीछे मुड़कर देखे बिना काव्या ने स्थिति की बात सुनी और रोशनी द्वारा फेंकी गई नर्क तलवार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। एक झंझनाहट के साथ काली तलवार बिना म्यान वाली थी और चांदनी में ब्लेड का प्रतिबिंब बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। हवा ने उसकी शादी की पोशाक को उड़ा दिया, खूनी लहरों में चौड़ी स्कर्ट को उठा दिया। महिला का चेहरा ठंडा और गर्व से भरा था क्योंकि वह अकेली खड़ी थी, जैसे अंडरवर्ल्ड के किनारे पर लाल कमल खिल रहा हो। सुनहरे बालों वाला दानव गुस्से में दहाड़ने लगा, मौत की तलाश में, और फिर राक्षसों को उसकी ओर चार्ज करने के लिए प्रेरित किया। लगभग 1 दर्जन राक्षसों ने सुनहरे बालों को घेर लिया, जिसमें 1 या 200 छोटे राक्षस नीचे बैठे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। ये राक्षस आगे बढ़े, चिल्लाते और बकबक करते हुए, जैसे ही हथियार चमकते थे और हत्या की आवाजें आसमान को हिला देती थी। काव्या ने महसूस किया कि गोल्डन हेयर की खेती उसके अपने से कम नहीं थी और उसने काफी कौशल के साथ अपने स्टील के चाकू का इस्तेमाल किया। लड़ते हुए उसने पूछा, अतीत में अमरों से आपका क्या संबंध था? क्या आप किसी अमर के घरेलू नौकर थे? या शायद एक माउंट? पूरी तरह से बकवास, सुनहरे बाल गुस्से में चिल्लाने लगे। अचानक वह वापस कूद गया और अपनी कमर से कुछ खींच लिया। वस्तु तेजी से उसके हाथ में फैल गई। तभी काव्या ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह कमर का ड्रम था। ड्रम बॉडी लाल थी, जिसे सोने में एक भयंकर जानवर से रंगा गया था। ड्रम की सतह पुराने कागज की तरह पीली थी, जिस पर एक जानवर का सिर गहरे भूरे रंग के रंग द्रव्य में चित्रित था। जानवर की चौड़ी खुली आंखें थीं, जिनमें पुतलियां शुद्ध सोने में बनी हुई थीं, जो चांदनी में और भी अधिक क्रूर दिखाई देती थी। गोल्डन हेयर ने अपना चाकू दूर रख दिया, कमर के ड्रम को पकड़ लिया और चुपचाप मंत्रों का पाठ करते हुए ड्रम की सतह पर कई बार जोर से प्रहार किया। बूम बूम बूम। प्राचीन, दूर के ढोल की आवाज गूंज रही थी, जैसे पहाड़ों में गहरे एक पुराने मंदिर से सुबह की घंटियां। काव्या ने महसूस किया कि उसकी आत्मा को झटका लगा क्योंकि ड्रम की आवाज लगभग मूर्त हो गई थी, उसके कान की नहरों के माध्यम से उसके मस्तिष्क में ड्रिलिंग कर रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और तुरंत स्पष्टता हासिल कर ली। हालांकि रोशनी और आर्य सुमेधा में ढोल की आवाज के कारण भ्रम के लक्षण दिखाई देने लगे और उनकी हरकतें धीमी हो गईं। यह देखकर मकर सिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी को छोड़ दिया, हवा में छलांग लगा दी और अपनी स्टील की तलवार के साथ वहां मंडराया। उसकी बाईं तर्जनी ने ब्लेड को विभिन्न स्थानों पर थपथपाया क्योंकि उसके होंठ थोड़े चले गए। चीज चीज चीज। ध्वनि धातु और जेड की तरह गूंज रही थी, जैसे कि खनकते गहने। रोशनी और आर्या सुमेधा को लगा जैसे उनके कानों से ठंडी हवा निकल गई हो और मीठी ओस ने उनके दिलों पर छींटा मारा हो, जिससे उनकी आंखों में तुरंत स्पष्टता आ गई। गोल्डन हेयर बहुत चौंक गया और उसने पूछा, तुम कौन हो? मकर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, एक गंभीर अभिव्यक्ति बनाए रखते हुए जब वह लड़ाई जारी रखने के लिए नीचे उतरा, यहां तक कि एक नजर भी नहीं बख्शी। उनकी बर्खास्तगी ने सुनहरे बालों को क्रोधित कर दिया। उसने अपना सिर पीछे फेंक दिया और दहाड़ने लगा, फिर अचानक उसका शरीर बदलने लगा। यह एक बढ़ते बन की तरह सूजन करने लगा, इसके कपड़े दबाव का सामना करने में असमर्थ थे और टुकड़ों में फट गए। फिर इसका रूप बदलना शुरू हो गया, अब मानव आकार का नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा फर और 4 अंग। अंत में यह एक छोटे से पहाड़ के आकार का एक भयंकर जानवर बन गया। यह भयंकर जानवर सुनहरे फर से ढका हुआ था, जिसका आकार नर शेर जैसा था, हालांकि उसका सिर शेर से बहुत छोटा था, उसका शरीर लंबा था और उसकी पूंछ अजगर जैसी थी। काव्या ने उपहास किया, तो यह एक सुनहरे बालों वाला शिकारी कुत्ता है। दहाड़। सुनहरे जानवर ने चंद्रमा पर दहाड़ते हुए काव्य पर कदम रखने के लिए अपना पैर उठाया। वह पैर एक इमारत की तरह नीचे आ गया। काव्या ने इससे बचने के लिए छलांग लगाई, लेकिन 2 छोटे राक्षस समय पर चकमा नहीं दे सके और मांसपेटीज में कुचल दिए गए। मकर सिंह ने मध्य हवा में प्रतीकों को चित्रित किया, जिसमें सुनहरे तावीज तेजी से बनते हैं और फिर तेजी से सुनहरे जानवर के शरीर में गायब हो जाते हैं। काव्या ने सोचा कि चूंकि सुनहरा जानवर इतना विशाल था, इसलिए मंत्रों को प्रभावी करने के लिए और अधिक प्रतीकों की आवश्यकता होगी।
सौभाग्य से मकर की खेती उनके भव्य तावीज कास्टिंग का समर्थन करने के लिए काफी अच्छी थी। आर्य सुमेधा ने रंगीन वस्त्र वाली सुंदरी को बुलाया। जैसे ही रंगीन वस्त्र वाली सुंदरी प्रकट हुई और उसने सुनहरे जानवर को काव्य पर हमला करते देखा, वह आर्य सुमेधा के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना मदद के लिए आगे बढ़ी। चांदनी में एक फीकी कोमल चमक उत्सर्जित करने वाली लाल पंखुड़ियां एक सपने की तरह सुनहरे जानवर की ओर बह गईं। सुनहरे जानवर ने अपनी पीठ सीधी की, अपना सिर उठाया और अपने शरीर को हिलाया। दहाड़! इस चीखने के साथ उसका पूरा शरीर तुरंत सुनहरी रोशनी से लहरा गया, जिससे लाल पंखुड़ियां चकनाचूर हो गई। हालांकि इसने हमले को रोक दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह रंगीन वस्त्र वाली सुंदरता से काफी सावधान है और उसने गुस्से में आर्य सुमेधा से सवाल किया, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पिता हूं, संतुष्ट हूं? दहाड़! अब यह पूरी तरह से क्रोधित था। रंगीन वस्त्र वाली सुंदरता ने उस हमले में अपनी सारी ताकत लगा दी थी। आर्य सुमेधा को लगा जैसे उसकी खेती पूरी तरह से सूख गई हो, जैसे कोई हाथी अपनी सूंड से उसे चूस लिया हो। रंगीन वस्त्र वाली सुंदरता फिर पंखे के पास लौट आई। काव्या जानती थी कि इस सुनहरे जानवर से निपटना आसान नहीं होगा, खासकर जब से उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक राक्षस मौजूद थे। उसने मुड़कर कहा, रोशनी, आर्य, पहले पीछे हटो। आर्य सुमेधा, हालांकि खेती से थक गया था, फिर भी उसकी पाश्विक शक्ति थी। उसने उत्तर सागर तलवार घुमाई और उत्तर दिया, नहीं, अगर हम चले गए तो हम सब एक साथ चले जाएंगे। रोशनी ने डांटा, चीजों को बदतर मत बनाओ, चलो पहले चलते हैं। जैसे ही दोनों घाटी के मार्ग की ओर भागने के लिए मुड़े, सुनहरे जानवर ने दहाड़ते हुए कहा, तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। इसने अपना अगला पंजा उठाया और उसे नीचे बहा दिया, पहाड़ की दीवार के एक टुकड़े को काटने के रूप में आसानी से काट दिया। टुकड़ा भारी रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे घाटी से बाहर निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। सुनहरा जानवर दहाड़ता रहा, उसकी आवाज स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रही थी। रोशनी और आर्य सुमेधा ध्वनि से हिल गए, उनकी चेतना का समुद्र डगमगा रहा था, जिससे अत्यधिक मानसिक परेशानी हो रही थी। मकर सिंह को अपनी ताबीज ड्राइंग को रोकना पड़ा और फिर से अपनी तलवार थपथपानी पड़ी। काव्या अवसरों की तलाश में चकमा दे गई, फिर अपनी तलवार को सुनहरे जानवर के पिछले पंजे की ओर बढ़ा दी। काली तलवार ने उसके मांस को काले कील की तरह छेद दिया। सुनहरा जानवर दर्द से चिल्लाया और हिंसक रूप से अपने पिछले पैर पर लात मारी। काव्या अपनी तलवार लेकर पीछे हट गई। सुनहरे जानवर ने तब अपने सामने के पंजे बेतहाशा घुमाना शुरू कर दिया, आसपास की पहाड़ की दीवारों को खुरच दिया और हर जगह उड़ने वाली चट्टानें भेजीं, तेजी से उड़ने वाले पत्थरों से अनगिनत छोटे राक्षसों को मार डाला। काव्या आगे बढ़ने वाली थी कि उसने रोशनी को एक बाघ दानव के साथ लड़ते हुए देखा, जबकि उसके पीछे एक चक्की के आकार का एक पत्थर उसकी ओर बढ़ रहा था। काव्या का दिल कड़ा हो गया, उसे रोकने के लिए हवा की दीवार बनाने का समय नहीं था और रोशनी का ध्यान भटकाने के डर से उसने पुकारने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से रोशनी ने हवा की आवाज सुनी और पत्थर से बचने के लिए स्थानांतरित हो गई। काव्या ने राहत की सांस ली। हालांकि उस क्षणिक व्याकुलता ने उसे बहुत महंगा पड़ा। अगले ही पल बाघ दानव ने मौके का फायदा उठाया और अपना चाकू रोशनी के सीने में घुसा दिया। काव्या को लगा जैसे समय रुक गया हो। उसने अपनी छोटी बहन को अपने सीने में चाकू के साथ देखा, धीरे धीरे पीछे की ओर गिर रहा था, उसका चेहरा खाली और हतप्रभ था। नहीं, काव्या दिल दहला देने वाली चिल्लाई, बिना किसी और चीज की परवाह किए रोशनी की ओर दौड़ पड़ी। सुनहरे जानवर ने उसे घबराया हुआ देखकर उस पर एक पंजा घुमाया। काव्या की दुनिया में अब जानवर नहीं था। उसे जमीन पर गिरा दिया गया, कई बार लुढ़काया गया, उसका चेहरा गंदगी और आंसुओं से ढका हुआ था और दौड़ना जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बाघ दानव ने लड़ने के लिए अपना चाकू उठाया, लेकिन उसने उसे एक जोर से चलाया। बाघ दानव ने अविश्वास से अपने पेट के घाव को देखा। काव्या ने खून से लथपथ अपनी छोटी बहन को उठाया, उसका दिल टूट गया। उसने पीछे हटना कहा और रोशनी को विशाल पहाड़ों में ले गई। मकर सिंह पीछे के गार्ड के रूप में पीछे रह गए, जमीन पर खून के निशान को साफ करने के लिए मंत्रों का उपयोग करते हुए पीछे हट गए। अनुसरण करने के लिए रक्त के निशान के बिना राक्षसों ने कुछ समय के लिए पीछा किया,
लेकिन अंततः उनका ट्रैक खो दिया और गहरे पहाड़ों की खोज के लिए फैलना पड़ा। सुनहरा जानवर अपने विशाल शरीर के साथ बिना किसी परिणाम के थोड़ी देर के लिए पहाड़ के चारों ओर रौंदता रहा और अंत में मानव रूप में वापस आ गया। काव्या अंततः रोशनी को एक गुफा में ले गई। यह गुफा भालू की मांद प्रतीत होती थी, विशाल, लंबी और अपेक्षाकृत सूखी। जमीन पर कुछ भालू के पैरों के निशान थे। गुफा एक बिना धुले प्यारे जानवर की गंध से भरी हुई थी, लेकिन यह बहुत मजबूत नहीं थी और सैन्य सीमा के भीतर बनी रही। बाहर चांदनी ने सब कुछ सफेद दिखाई दिया। गुफा के अंदर रोशनी मंद थी। आर्य सुमेधा ने एक मशाल जलाई और आग लगाने के लिए कुछ सूखी जलाऊ लकड़ी इकट्ठी की। रोशनी के सीने में चाकू फंसा हुआ था। हैंडल गंदा था और घाव से अभी भी खून रिस रहा था। काव्या ने समय समय पर उसके लिए इसे साफ किया। रोशनी का चेहरा अब पीला पड़ गया था, उसकी सांसें कमजोर हो गई थीं। यह देखते हुए कि उसकी बड़ी बहन लगातार खेती को उसके पास स्थानांतरित कर रही थी, उसने अपना सिर हिलाने के लिए संघर्ष किया और फुसफुसाया, बड़ी बहन, अपनी खेती को बर्बाद मत करो। यह बेकार है। बात मत करो। काव्या का चेहरा भी उतना ही पीला पड़ गया था। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी थैली से एक औषधीय गोली निकाली और उसे रोशनी के होठों पर लाते हुए कहा, इस पर ज्यादा मत सोचो। सुरक्षात्मक जेड कछुए को आपके दिल के मेरिडियन की रक्षा करनी चाहिए थी। यह सुनकर आर्य सुमेधा के हाव भाव बदल गए। उसने अपने सीने से एक वस्तु निकाली जो रोशनी ने उसे दी थी और पूछा, क्या यह है? काव्या की उंगलियां ढीली हो गईं और गोली जमीन पर गिर गई। उसने सुरक्षात्मक जेड कछुए को देखा, फिर रोशनी को, और जो आंसू वह मुश्किल से रोकने में कामयाब रही थी, वे फिर से बह गए। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो, छोटी बहन? तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? रोशनी माफी मांगती दिखी। बड़ी बहन, मुझे क्षमा करें। मैंने दुश्मन को कम करके आका। मैं नहीं चाहता कि आप सॉरी कहें। काव्या ने गोली उठाई और उसे फिर से अपने मुंह में धकेल दिया। अब और बात मत करो। रोशनी को गोली निगलते हुए देखने के बाद उसने अपनी रक्त वाहिकाओं की मरम्मत में मदद करने के लिए खेती को फिर से शुरू कर दिया। खेती की ऊर्जा रेगिस्तान में डाले गए पानी के एक कप की तरह थी। एक बार स्थानांतरित होने के बाद यह बिना किसी निशान के गायब हो गई। फिर भी काव्या ने रुकने से इनकार कर दिया, इस रेगिस्तान में पानी डालना जारी रखा। रोशनी ने फिर से अपना सिर हिलाया, इससे बचने के लिए कमजोर संघर्ष किया। बड़ी बहन, यह वास्तव में बेकार है। मेरा दिल मेरिडियन बिखर गया है। मैं ज्यादा समय तक नहीं जीऊंगा। बकवास। मास्टर ने कहा कि आप कम से कम 200 साल जीवित रहेंगे। मास्टर इस बार गलत थे। लाल आंखों वाली आर्य सुमेधा ने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि यह आपका सुरक्षात्मक ताबीज था। आए। काव्या तब तक रोती रही जब तक उसकी आंखें धुंधली नहीं हो गईं। यह मेरी गलती है। मुझे तुम्हें यहां नहीं लाना चाहिए था। मैं ही हूं जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। रोशनी ने बड़ी मेहनत से सिर हिलाया। वह अपनी बड़ी बहन के आंसू पोंछना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसके पास हाथ उठाने की ताकत नहीं है और उसे हार माननी पड़ी। उसने कहा, ऐसा मत कहो, बड़ी बहन। मुझे आपके साथ एक वीर योद्धा होने में भी आनंद आता है। मेरी वर्तमान स्थिति पूरी तरह से मेरे अपर्याप्त कौशल के कारण है। तुम लोगों में से किसी को भी अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। बड़ी बहन, क्या आप जानती हैं कि जीवन में मेरा सबसे बड़ा अफसोस क्या है? क्या? सभी के साथ यह वरिष्ठ बहन मेरी रक्षा कर रही है। मैंने कभी भी बड़ी बहन की रक्षा नहीं की, एक बार भी नहीं। मैं वास्तव में सिर्फ एक बार वरिष्ठ बहन की रक्षा करना चाहती थी। इस बिंदु पर रोशनी आखिरकार अपने आंसू नहीं रोक सकी, जो चुपचाप उसके पीले गालों पर फिसल गए। वह केवल 18 वर्ष की थी। उसने सोचा था कि भविष्य लंबा होगा, कि उसे अंततः अपनी बड़ी बहन की रक्षा करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी मर जाएगी। वह वास्तव में इस दुनिया से अलग होना सहन नहीं कर सकती थी। मास्टर, बड़ी बहन और अच्छे दोस्तों को छोड़ना सहन नहीं कर सकती थी। और दुनिया में अभी भी इतने सारे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ थे जिन्हें उसने आजमाया नहीं था।
फिर भी वह मरने वाली थी। छोटी बहन। रोशनी ने गुफा की छत की ओर देखा और बुदबुदाया, यह अफसोस की बात है कि मैं मास्टर को आखिरी बार नहीं देख सका। काव्या रोशनी को कसकर पकड़कर रोने लगी। तुम मर नहीं सकते। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे उन सभी को मारते हुए देखें। उसने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखें नफरत से भर गईं। इस दुनिया में उसके सबसे करीबी दो लोग, एक लापता, एक मर रहा है, वह नफरत कैसे नहीं कर सकती थी? इस समय उसकी नफरत एक समुद्र की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करना चाहती थी। तभी उसके पीछे से एक गर्म आवाज आई, एक तरफ हटो। काव्या एक पल के लिए चौंक गई और उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मकर सिंह गुफा के बाहर स्थिति की जांच कर रहा था, इस बात की पुष्टि कर रहा था कि राक्षस उन्हें जल्द ही नहीं ढूंढ पाएंगे। जब वह गुफा में लौटा तो उसने काव्या के टूटने और नियंत्रण खोने को देखा। उसका दिल चुपचाप दुखने लगा। वह इतनी गर्वित और स्पष्ट दिमाग वाली व्यक्ति थी, जिसका चेहरा मुस्कुराने पर शानदार ढंग से चमक उठता था, अब उसकी आंखें लाल थीं, दांत पीस लिए हुए थे और अत्यधिक दर्द में थी। वह आगे बढ़ा, नीचे झुका और धीरे से उसके कंधे पर दबाया, धीरे से कहा, काव्या, जब मैं काम करता हूं तो मेरी रक्षा करो। जब काव्या ने यह सुना तो वह एक जीवन रेखा को पकड़ रही थी, उसकी आंखों में प्रकाश चमक रहा था। उसने रोशनी को छोड़ दिया और एक तरफ खड़ी हो गई, उसे गौर से देखने लगी। उसकी निगाहें इतनी तीव्र थीं कि मकर सिंह उसकी जांच के तहत कुछ असहज महसूस कर रहे थे। वह पालथी मारकर बैठ गया, रोशनी को नीचे लिटा दिया, एक हाथ से उसकी कलाई पकड़कर उसे मुश्किल से जीवित रखने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को स्थानांतरित कर दिया, जबकि उसके दूसरे हाथ ने चाकू को उसकी छाती में पकड़ लिया और जल्दी से उसे बाहर निकाल लिया। रोशनी के शरीर में झटके लगे और उसके सीने से खून निकलने लगा। काव्या चिंता से तनावग्रस्त थी, लेकिन मकर सिंह पर भरोसा करते हुए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पहरा दे रही। बजना। मकर सिंह ने चाकू एक तरफ फेंक दिया। उसने रोशनी की छाती से खून साफ करने के लिए एक हाथ का इशारा किया, फिर एक हाथ अभी भी उसकी कलाई पकड़े हुए और दूसरा अपने घुटने पर टिके हुए, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी ऊर्जा को चैनल करना शुरू कर दिया। कुछ क्षण बाद उसकी छाती, उसके दिल की स्थिति में, चमकने लगी। यह एक फीकी, नरम, कुछ हद तक पवित्र प्रकाश था। प्रकाश एक छोटे से बिंदु के रूप में शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे विस्तारित हुआ जब तक कि यह अंततः एक मूर्त वस्तु में बदल नहीं गया, पहले एक कोने को प्रकट करता है। जैसे जैसे इसका और अधिक हिस्सा सामने आया, काव्या यह जानकर चकित रह गई कि यह वास्तव में कमल की पंखुड़ियां चमक रही थीं। हाथी दांत सफेद पंखुड़ियां आधार पर जेड की तरह शुद्ध और चिकनी थीं, धीरे धीरे युक्तियों की ओर बहुत हल्के पीले रंग का रंग ले रही थी। पंखुड़ी की नोक के जितना करीब होता है, पीला उतना ही गहरा होता जाता है, जब तक कि बहुत सिरे पर यह जिनकगों के पत्ते की तरह पीला नहीं हो जाता। बादलों के ऊपर से सूर्यास्त को देखते समय पूरी पंखुड़ी आकाश के उस छोटे से टुकड़े जैसा दिखता था, जो सफेद से पीले रंग में परिवर्तित हो रहा था। अधिक से अधिक पंखुड़ियां उभरीं, उसके बाद पुंकेसर आ गया, फिर पंखुड़ियों का दूसरा आधा। अंत में यह पूरी तरह से उसके सीने से उभरा और उसके सामने तैरने लगा। यह कमल का फूल था जो आदमी की मुट्ठी से थोड़ा बड़ा था। पंखुड़ियां सफेद से पीले रंग में संक्रमण करती हुई, घने सुनहरे पुंकेसर के साथ भरी हुई और मुलायम थी। पूरे कमल के फूल ने समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन शक्ति को विकीर्ण किया। काव्या ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। सूर्य पुष्प संप्रदाय में आमतौर पर देखे जाने वाले कमल के पैटर्न, भास्कर कुमार की मूर्ति में रखा कमल, सूर्य पर्वत पर असामान्य रूप से प्रचुर मात्रा, मकर सिंह के शरीर से धुंधली खुशबू और जेड रिंग लेक पर शरद ऋतु में खिलते कमल के खेत। ये सभी चीजें इस समय एक बिंदु पर परिवर्तित हो गईं। तो यह जवाब था। आर्य सुमेधा पहले से ही एक मूर्ति जैसी शांति में स्तब्ध हो गई थी। कमल का फूल हवा में दीपक की तरह मंडरा रहा था, पास के कैंप फायर से भी अधिक चमकदार। इसने धीरे धीरे उतरने से पहले मकर सिंह के सुंदर, शांत प्रोफाइल को रोशन किया। जब रोशनी की छाती से लगभग 1 इंच ऊपर था, तो वह रुक गई। फिर कमल से प्रकाश छोटे छोटे धब्बों में टूट गया जो उत्सुकता से रोशनी की छाती की ओर बहने लगे।
रोशनी के घातक पीले चेहरे ने स्पष्ट रूप से कुछ रंग वापस पा लिया और उसकी पहले से कमजोर सांस धीरे धीरे अधिक ध्यान देने योग्य और मजबूत हो गई। काव्या ने अपना मुंह ढक लिया, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। 15 मिनट से अधिक समय तक उपचार जारी रहा। कमल की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई। अंत में यह हवा में टिमटिमाते हुए तेल के दीपक जैसा लग रहा था, लगभग बुझ गया। मकर सिंह ने कमल को वापस अपने दिल में खींचा, रोशनी की कलाई को छोड़ दिया और कहा, वह अब ठीक है, बस सो रही है। काव्या उसके पास चली गई, उसके बगल में झुक गई और रोशनी के माथे को छूने के लिए आगे बढ़ी। हताश परिस्थितियों में मोक्ष पाना, तूफान के बाद धूप, तो यह ऐसा ही महसूस हुआ। उसकी भावनाएं एक छोटी नाव की तरह थीं जो ऊंची लहरों में उछली हुई थी, बड़े दुहक से अचानक बड़ी खुशी में बदल गई। वह अपने आंसुओं के माध्यम से एक मुस्कान में टूट गई। मकर सिंह उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए अभी भी आंसुओं से चमक रहा था। मन ही मन सोचा, मुस्कुराना अच्छा है। आर्य सुमेधा ने भी राहत की एक लंबी सांस ली और चुपचाप सुरक्षात्मक जेड कछुए को रोशनी के हाथ में वापस खिसका दिया। मकर सिंह ने अपने घुटनों पर धक्का देकर खड़े होने की कोशिश की लेकिन वापस नीचे गिर गए। काव्या ने उसे डगमगाते हुए देखा और जल्दी से उसे पकड़ लिया, जिससे वह उसके कंधे पर झुक गया। उसकी अभिव्यक्ति में अभूतपूर्व थकावट दिखाई दी, उसकी आंखें आधी बंद थीं, घनी पलकें उसके चेहरे पर छाया डाल रही थीं। काव्या को अचानक सहानुभूति का दर्द महसूस हुआ। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, मकर। मकर सिंह ने चुपचाप उसके कंधे पर आराम किया और उसकी बातों पर अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह कुछ भी नहीं है, उसने कहा, अगर आप थके हुए हैं तो थोड़ी देर आराम करें। मकर सिंह ने सहमति की आवाज की और उसके खिलाफ झुककर अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। 10 साल में यह पहली बार सोया गया था। फिर मकर सिंह के सो जाने के बाद काव्या ने धीरे से उसे लिटा दिया। उसने गुफा के चारों ओर एक अदृश्य संरचना और 2 रक्षात्मक संरचनाएं स्थापित कीं, फिर आर्य सुमेधा से कहा, यहीं रहो और जागते रहो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। आप क्या करने जा रहे हैं? आर्य सुमेधा ने पूछा। उसका व्यवहार उदास था, उसकी आवाज कमजोर और उदासीन थी। काव्या जानती थी कि वह कम आत्माओं में क्यों था, लेकिन अब उसके पास उसे सांत्वना देने का समय नहीं था। वह बस बाहर निकलने की ओर चली गई, गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही एक वाक्य को पीछे फेंक दिया। मैं एक नए गठन की कोशिश करने जा रहा हूं। दरअसल आज रात की मूल योजना सिर्फ स्काउट करने और संपर्क करने की थी, यदि संभव हो तो लड़े, पीछे हटें और यदि नहीं तो फिर से संगठित हो। आखिरकार लगभग सभी संरचनाओं को वह जानती थी कि अग्रिम तैयारी की आवश्यकता थी। लेकिन योजनाएं बदलावों के साथ नहीं चल सकीं और बीच में चीजें गलत हो गई थी। हालांकि अब वे पहले स्थान पर वापस आ गए थे। छोटे राक्षस अभी भी पूरे पहाड़ में बिखरे हुए थे, खोज रहे थे। आधी रात में इन छोटे राक्षसों को अपना मांस सूप नहीं मिला था और उन्होंने कई साथी खो दिए थे। वे आक्रोश से भरे हुए थे, पेड़ों को लात मार रहे थे और घास पीट रहे थे क्योंकि वे लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे थे। काव्या की सुनने की क्षमता हमेशा अच्छी थी और वह दूर से ही इन छोटे राक्षसों की हरकतों का पता लगा सकती थी, उनसे पहले ही बचती थी।